जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको यूपी बोर्ड 12th क्लास की सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर, सैंपल पेपर या नमूना पेपर या शुद्ध हिंदी में कहें तो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, हिंदी में कहें इसको, मॉडल पेपर को हिंदी में बोले हैं तो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। सेम टू सेम बोर्ड जैसा ही एग्जाम पेपर है ये, लेकिन बोर्ड का नहीं है। आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको परीक्षा देनी है और किस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है, जिससे कि आपके कम से कम समय में अधिक से अधिक पेपर सॉल्व कर सकें आप और अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें। देखिए, एक होता है हमारा सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्यिक या साहित्य हिंदी, हिंदी साहित्य, साहित्य या साहित्यिक और एक सामान्य हिंदी। देखिए, जो विद्यार्थी आर्ट साइड और कॉमर्स, कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग, आर्ट साइड या कॉमर्स से पढ़ते हैं, उनको हिंदी का पेपर देना होता है। वो होता है साहित्य हिंदी, वो साहित्य हिंदी होता है। और जो बच्चे साइंस साइड, मैथ हो या बायो हो, इससे पढ़ते हैं इन सब्जेक्टों के साथ, तो उनके लिए सामान्य हिंदी होता है। तो आज मैं आपको पहले सामान्य हिंदी का पेपर सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं साहित्य हिंदी दूंगा। देखिए, समय होगा इस पेपर का 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। और इसका मैक्सिमम मार्क होगा 100 नंबर, पूर्णांक 100 अंक का होगा। समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट शुरू के जो हैं उसमें आपको क्या करना है कि प्रारंभ में सबसे पहले आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ना है, दूसरा कोई काम नहीं करना है आपको। 15 मिनट के अंदर आप शांति के साथ अपने पेपर को पढ़ें और समझें कि हमें किस प्रश्न में क्या पूछा गया है। और प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। जो पेपर आपको दिया जाएगा बोर्ड का, वो 2 भागों में डिवाइडेड होगा, खंड आ या खंड बा, या ऐसे आ सकता है खंड का और खंड खा, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो खंड का में आपको क्या क्या आएगा? बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या आएंगी आपको करने के लिए। उसके बाद प्रश्न 5 होगा। पहले प्रश्न में 5 आपको प्रश्न होंगे, उनका आपको टिक मार्क देने हैं। दूसरे प्रश्न में भी 5 होंगे प्रश्न, उसमें भी आपको टिक मार्क देने हैं। तीसरे प्रश्न में गद्य की व्याख्या होंगी, हिंदी गद्य की व्याख्या होंगी। चौथे प्रश्न में हिंदी पद्य की व्याख्या होंगी। पांचवें प्रश्न में, पांचवा प्रश्न 2 भागों में विभाजित होगा, का और खा। तो प्रश्न 5 में आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, और खंड खा में, 5 खा में आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद आपकी ये पाठ्य पुस्तक से कहानी होगी। फिर एक स्वपठित खंड काव्य होगा जो आपके जिले में चलता है। फिर होता है आपका खंड खा शुरू। खंड खा के शुरू में आपको संस्कृत के गद्य की एक व्याख्या करनी है, अनुवाद करना है। संस्कृत में व्याख्या नहीं होती है, संस्कृत में अनुवाद होता है। उसके बाद 8वां प्रश्न जो है उसका खा भाग है, उसमें आपको एक श्लोक या पद्यांश
का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर 9वां प्रश्न होगा आपका, उसमें आपको मुहावरे का वाक्य प्रयोग करना है अर्थ बताकर। 10वां प्रश्न ये 2 भागों में विभाजित होगा, खंड का और खंड खा में से कोई आपको एक प्रश्न हल करना है और इसमें आपको पढ़कर आपको इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वो 3 प्रश्न आपके 5 अंकों के होंगे। 11वें प्रश्न में शब्द युग्मों का सही चयन करना है आपको। उसके बाद 12वें प्रश्न में आपको ये फिर तो आपका व्याकरण है पूरा। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं आपके साथ हम और आपको समझाते हैं पेपर आपको किस तरह से करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये सॉल्व देखना है। आप ये मानिए ये हमारे बोर्ड की कॉपी है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। यहाँ हमारी इस तरीके से आपको 2 लाइन कर लीजिए। इस तरह से लाइन करते हैं आप बोर्ड एग्जाम में, इस तरह से आप 2 लाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए ये लाइन भी हटा दें, आप अपनी कॉपी पर करना। पहला प्रश्न, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब पेपर के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो प्रश्न 1 कहीं कर दिया, उसका खंड का कहीं कर दिया, खा कहीं कर दिया। इस तरह ना करें। प्रश्न पत्र को आप क्रम से हल करें, क्योंकि जब हम मूल्यांकन कार्य पर जाते हैं, मूल्यांकन कार्य मतलब होता है बोर्ड की कॉपियां चेक करना। जब इन कॉपियों को चेक करने जाते हैं तब काफ़ी समस्याएं आती हैं। देखते हैं बच्चों का कार्य किस तरीके से बच्चे करते हैं। तो उन कार्यों को देखकर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिससे बच्चे कुछ सीख सकें और सही तरह से सटीक लिख सकें। हालांकि इंटर वाले बच्चे जो होते हैं वो एक बार बोर्ड एग्जाम दे चुके होते हैं, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। उसको सुधार के लिए वीडियो है। तो देखिए प्रश्न 1, अब हमें क्या करना है, जैसे इसके 5 खंड हैं, का ख ग घ अंगा, इसके 5 खंड हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न 1 बीचा बीच में कॉपी के बीचा बीच में लिखना है हमें। प्रश्न 1, अब इसका खंड का लिख के 1 का प्रश्न, 1 का उत्तर। अगर आप 1 का भी नहीं लिखेंगे, प्रश्न आपने ऊपर 1 लिख दिया है, उसका का डालिए, उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 1 का हमारा 1 है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो यहां तो मैं आपको प्रश्न लिख दे रहा हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न नहीं लिखना है। प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, निबंध के लेखक हैं। अब आपको इसमें उत्तर देना है। यहां आपको 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे इसमें। पहला विकल्प है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है रामकृष्ण दास। हाई स्कूल की परीक्षाओं में क्या होता है, आपको वहां ORM शीट पर गोला करना है, लेकिन यहां आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर इसको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, उत्तर आपका हेडिंग बड़ा है, सेकंड पॉइंट सही है इसका, संपूर्णानंद।
संपूर्णानंद। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने केवल सेकंड लिखा, छोड़ दिया। उन्होंने केवल इतना लिख देते हैं उत्तर डाल के, इसमें ये सेकंड इतना बस कर दिया उन्होंने। बस इसको अब उसको एग्जाम में तलाशे ऐसे इस तरीके से। शिक्षा का उद्देश्य निबंध लेखक कौन है? ऑप्शन सेकंड। अब उसको एग्जाम में तलाशे साहब उसमें कौन सा सेकंड है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको सेकंड नंबर डाल के इसका उत्तर लिख के आना। इसका उत्तर ये है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल कोई मतलब मंदबुद्धि मत समझना। गांव में बोलते हैं लल्लू, इधर आगरा, अपने आगरा साइड में बोल देते हैं लल्लू, और कहीं कहीं बोलते हैं लल्लू, तू तो लल्लू है पूरा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं, लल्लू मतलब उनका नाम है लल्लू लाल। बहुत ही अच्छे रचनाकार थे। खा खा है, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है उत्तर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। कौन सा ऑप्शन है इसमें? सेकंड ऑप्शन। चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें तीन गलत होते हैं, एक सही होता है। तो ये रचना है इनकी प्रेम सागर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक हैं ग। पर्दा कहानी के लेखक हैं उत्तर। उत्तर ग है आपका यशपाल। इसके चार ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत और यशपाल। तो इसका चौथा जो विकल्प है यशपाल, वो सही है। आपको ऐसे लिखना है, चौथा विकल्प यशपाल। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला है हमारा घ। घ खंड है। प्रश्न एक का खंड, प्रश्न एक का खंड घ। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं घ। आवारा मसीहा के रचना के रचनाकार हैं उत्तर विकल्प फर्स्ट विष्णु प्रभाकर। फर्स्ट विकल्प है विष्णु प्रभाकर। अगला हमारा प्रश्न है इसमें, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं
पहले मैं आपको इसका उत्तर बताऊं, फिर आपको थोड़ी इसके बारे में समझा दूं। इसका एक पॉइंट है, लॉजिक है इसका, वो आपको समझाऊंगा मैं। इसका सही आंसर है चौथा विकल्प। यहाँ जो भी है चौथा मैं वो लिख रहा हूँ, आपके एग्जाम में जो आए, जिस नंबर पे आए उस नंबर पे आप लिख देना हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा होती है, लेकिन ये एक उपन्यास है, ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये उपन्यास का नाम है, ना कि किसी की आत्मकथा है तो आत्मकथा ही बाणभट्ट की, लेकिन वो उनके द्वारा लिखित नहीं है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न 1 के पांचों खंड सॉल्व हुए हैं। अब इस तरीके से अब आप लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में मैं आपको एक चीज फिर क्लियर कर दूं कि यहाँ जो मैंने ये प्रश्न लिखे हैं काले काले अक्षरों से, ये आपको वहां प्रश्न नहीं लिखने हैं, बस प्रश्न संख्या डालनी है। अब प्रश्न संख्या डालने के बाद सीधा आपको उत्तर लिखने हैं अपने। उत्तर में आपका जो विकल्प सही हो, विकल्प का नंबर विकल्प का वो संकेतांक लिखें, यहाँ पर जो भी दिया हो ABCD आ बा सा दा, जो भी दिया हो का खा गा घा, वो लिखें अपना, और अपना उसी से उत्तर लिखते जाएं। अब नेक्स्ट अगला है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में भी 5 खंड है, वो भी मैं आपको ऐसे सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद फिर तो मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा सारा कुछ। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2, ये आपको ऐसे आप बीचा बीच में लिख दें, कॉपी के पेज के बीचों बीच में, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसका खंड का और का उत्तर। अब मैं सिर्फ प्रश्न बोलूंगा और डायरेक्ट उत्तर लिखूंगा। उससे पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाता भी चलूंगा। कामायनी किस युग की रचना है? प्रश्न है ये। दो क प्रश्न है ये, कामायनी किस युग की रचना है? तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक उपन्यास है, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग के कवि हैं, तो कामायनी छायावादी युग की ही रचना है। तो यहां आपको उत्तर लिखना है। जो विकल्प वो आपके पेपर में, मेरे तो यहाँ पेपर में, जो मेरे हाथ में पेपर है मॉडल पेपर, उसमें सेकंड विकल्प है छायावादी युग। छायावादी युग। अगला प्रश्न है हमारा ख। उसके बाद उत्तर ख। देखिए, यहां एक प्रश्न दिया है हमें, इसमें यह कहा गया निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवादी युग का है? देखिए, प्रगतवादी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग, भारतीय नरसिंह युग, शुक्लोत्तर युग, रीतकाल, मध्यकाल, भक्तिकाल, ये सारे
युग काल की वीडियो मैंने बना रखी हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद है, हिंदी स्टार दिनेश पर। आप उन पर देखिए, सर्च करिए। तो यहाँ में 4 ऑप्शन दिए हैं, अग्रदास, नंददास, तुलसीदास और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ही प्रगतवादी युग के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर। यह है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इस प्रश्न को आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि तार सप्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या ग और उत्तर ग। तार सप्तक की प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में प्रकाशित किया गया, तो इसका सही आंसर है 1943 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1943 में इसको प्रकाशित किया गया। आपको एग्जाम में भारतीय ज्ञानपीठ नहीं लिखना है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि इसको भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित कराया गया था। इस सन है 1943 ईस्वी। सेकंड ऑप्शन 1943 ईस्वी। चौथा है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसका उत्तर है इसमें हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है हमारा प्रिय प्रवास, साकेत, भारत भारती और कामायनी। कामायनी, देखिए इस प्रश्न को 2 तरीके से पूछ लिया गया। कामायनी किस युग की रचना है और द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है। तो यहाँ भी इसमें ऑप्शन में कामायनी दी गई है। इससे पहले हमने यहाँ पहला ही प्रश्न था हमारा, कामायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की। तो यहाँ द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है, कामायनी। चौथा विकल्प है हमारा कामायनी। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, उस प्रश्न का है, प्रश्न जो है वो है, ये है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से। देखिए अष्टछाप जो कवि थे वो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। जितने भी अष्टछाप कवियों में थे, स्वामी गोकुलनाथ, सूरदास, रस खान, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। कृष्ण भक्ति शाखा से। किससे संबंध है, कृष्ण भक्ति शाखा से। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है, इसमें आपको एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में आपको कुछ लाइनों पर अंडरलाइन होगी। जैसे मैंने ये लाइन लिखी है,
जैसे ये है कोई लाइन, तो इस पे अंडरलाइन होगी इस तरीके से। तो इन अंडरलाइन वाली लाइनों को आपको इनकी व्याख्या करनी है, और इसमें आपसे ये 10 अंक की होगी, ये व्याख्या आपकी 10 अंक की होगी। दो आपको गद्य अवतरण दिए जाएंगे, इसमें से आपको चूज करना है, चॉइस करना है कि कौन सा करेंगे आप, जो आपके लिए सही हो, जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पहला प्रश्न वही होगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से लिया गया है, और इसके जो भी लेखक है उनका नाम लिख दें। फिर उसके बाद धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, जो भी उससे संबंधित प्रश्न होगा वो प्रश्न आएंगे। ठीक इसी प्रकार आपको पद्य आएगा। पद्य में भी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है, और जो आपसे प्रश्न जो पूछे जाएं वो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न जो है 2 भागों में बटा हुआ है, का और खा। का और खा। का में आपको लेखकों का जीवन परिचय देते हुए एक रचना बतानी है, 5 अंक का है ये। व्याख्याएं दोनों 10-10 अंक की हैं। प्रश्न संख्या 3 में भी 10 अंक की व्याख्या है, प्रश्न संख्या 4 में भी 10 अंक की व्याख्या है। फिर प्रश्न संख्या 5 अंक का है। 3 नंबर का आपको जीवन परिचय है और उनकी रचना, और उनकी जब आप रचनाएं लिखेंगे तो 2 नंबर उसके होंगे। इस तरह से आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर है इसका 5 का ख। इसमें आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है। लेखकों में है आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। कवियों में मैत्री शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है। 3 नंबर में आपको इनका जीवन परिचय लिखना है, 2 नंबर में इनकी आपको रचनाएं लिखनी है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ज्यादा ना लिख सको, 2-3 तो लिख ही दो कम से कम, सभी तो नहीं लिख पाओगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखिए ये 5 अंक का है। इसमें शब्दों की बाउंडेशन दी है आपको। इसका उत्तर आपको अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। इसका जो उत्तर है आपको वो अधिकतम आपको 80 शब्दों में लिखना है। बहादुर कहानी की लिख दें आप, अथवा पंचलाट की भी लिख दें। प्रश्न है, बहादुर अथवा पंचलाट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहां भी अथवा इन बहादुर अथवा पंचलाट किसी में से एक कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा यह भी ना आप लिख सकें तो अथवा में दिए ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखें। ये भी होगी आपकी 3 कहानियों में से कोई आपको एक कहानी करनी है। उसके बाद यह है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो जितने भी बच्चे जिला फिरोजाबाद में हैं, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में, उनके लिए त्यागपथी और गरुड़ ध्वज होता है। यहाँ केवल त्यागपथी है, फिरोजाबाद के जितने बच्चे हैं उनके लिए त्यागपथी और गरुड़ ध्वज है। तो प्रश्न है, त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखें, अथवा त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। बहुत आसान है, हर्षवर्धन चरित्र चित्रण। उसके बाद फिर शुरू होता है हमारा खंड खा। खंड खा प्रश्न संख्या 8 से शुरू होगा। 8 का का। यहाँ आपको संस्कृत के 2 गद्य अवतरण दिए जाएंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे। इनमें से किसी एक का आपको
संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पट, पत्रकार, पत्रकार चाची, परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवे आसीत। एक ये है। दूसरा है हंसराज तदैव परिस मध्य आत्मन भागने पाप हंस पोतकाय दोहित रक्षतम मयूरो हंस पोतकाय प्राप्य लज्जितः। इसका आपको अनुवाद करना है। फिर इसका 8 का ख है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे। ये दोनों व्याख्याएं 7-7 नंबर की हैं। 2 नंबर दोनों अनुवाद हैं जो 7-7 नंबर के हैं। 2 नंबर का संदर्भ है। इसमें संस्कृत में प्रसंग नहीं लिखा जाता, प्रसंग नहीं होता है। संदर्भ के बाद अनुवाद हेडिंग पड़ती है, ना कि व्याख्या। व्याख्या कभी मत डालना, आप जब भी डालना अनुवाद ही डालना। तो 2 नंबर का आपका संदर्भ है, 5 नंबर का आपका अनुवाद है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना कठिन कार्य, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना कुछ तो गड़बड़ है, एसीपी प्रद्युमन है। तो ये चीज है। उसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, का और खा। का और खा में से आपको कोई एक चुनना है। उसमें से आपको उस पैराग्राफ को पढ़कर 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। वो 3 प्रश्न आपके 5 अंक के होंगे। उसके बाद है 11वां प्रश्न। ये हमारे थोड़ा समझाने का है, ये मैं आपको समझा दूंगा। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। 2 शब्द दिए होंगे आपको इस तरीके से। इधर बता देता हूं आपको, इस साइड में। दो शब्द दिए होंगे, वसन और व्यसन। अब इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। यहां पर नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब इन 4 ऑप्शनों में आपको सही आंसर, सही अर्थ का चयन करना है। सही कौन सा है? तो देखिए, वसन माने होता है वस्त्र। वसन का जो अर्थ होता है वस्त्र। और व्यसन होता है आदत। वस्त्र और आदत, इनका अर्थ ये हुआ। इन दोनों का सही अर्थ है वसन का वस्त्र और व्यसन का आदत। वस्त्र और आदत, जहां जिस ऑप्शन में लिखा हो वस्त्र और आदत, उस पर आप टिक कर दीजिए और अपने उत्तर पुस्तिका में इस तरीके से लिख दीजिए। ये आपका सही होगा। ये फर्स्ट पॉइंट प्रश्न है। सेकंड पॉइंट प्रश्न है, अंबुज और अंबुद। अंबुज और अंबुद। तो अंबुज का अर्थ होता है कमल, और अंबुद का होता है शायद बादल होता है या समुद्र होगा। हाँ, अंबुद का बादल ही होता है। अंबुद का बादल। और कमल और बादल, जिस ऑप्शन में आपके कमल और बादल लिखे हों उस पर आप राइट टिक करें और अपने उत्तर पुस्तिका पर इस तरीके से
लिख दें। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप अपने पेपर पर कुछ भी ना लिखें, प्रश्न पत्र के ऊपर कुछ भी ना लिखें, केवल अपना रोल नंबर डालें, अपना अनुक्रमांक डालें और अपना साइन करवाएं। टीचर से वो साइन करके जाएंगे, टीचर जो भी होंगे वहाँ ड्यूटी पर। उस पर आप कोई भी टिक किसी प्रकार का ना लगाएं, अन्यथा आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप उससे नकल कर रहे हैं, फंस सकते हैं, आपका समय खराब होगा। होना कुछ नहीं है, जेल नहीं होगी, फांसी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका समय खराब होगा। क्योंकि समय आपका वहाँ पर एक निश्चित समय दिया जाएगा, सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपने खराब कर दी पेपर पढ़ने में। पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 3 घंटे का ही समय होगा। उसमें से अगर आपका 10 मिनट का समय खराब कर दिया किसी एग्जामिनर ने अगर, तो आपका काफ़ी उसमें नुकसान हो जाएगा। 10 मिनट में तो कम से कम 2-4 प्रश्न तो हल हो ही जाते हैं, दो एक एक नंबर के। तो अब देखिए, कुछ शब्द दिए गए होंगे, ख है ये, दूसरा प्रश्न है इसका, ख भाग। तो इसमें कुछ शब्द दिए जाते हैं, अंबर है, पट है, विधि। इनके दो दो अर्थ लिखने हैं। तो अंबर के सभी लोग दो अर्थ जानते ही हैं। अंबर के दो अर्थ होते हैं, एक तो कपड़ा होता है और एक वस्त्र, वो आकाश होता है, दूसरा होता है आकाश। दो अर्थ हो गए इसके। फिर है पट। पट होता है पोशाक, और दूसरा होता है इसका दरवाजा। बोलते हैं मंदिर का पट बंद हो गया, तो पट क्या बंद होता है? गेट ही तो बंद होता है, यानी दरवाजा ही तो बंद होता है, वही तो पट है। विधि, अगला है इसमें विधि। विधि, तो देखिए, विधि के यहाँ कई अर्थ हैं। एक तो होता है अनुकूलता होती है, प्रणाली होती है, व्यवस्था आदि का ढंग। प्रणाली यानी व्यवस्था आदि का ढंग। एक विधि होती है, ब्रह्मा जी को भी विधि कहा जाता है। एक कहावत है, लेकिन उसमें कुछ जाति सूचक शब्द हैं, इसलिए मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतना कह दूँ, उसमें दोहे, उसमें कहावत की शुरुआत है, विधि से बड़ा कुम्हार। विधि, पंडित से बड़ा जो भी है वह नहीं कहूँगा, अगर किसी थोड़ा अभद्रता का परिचय नहीं देना चाहिए किसी के साथ। विधि से बड़ा कुम्हार, विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि में हम और आप भी आते हैं, तो देखिए, हम, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गेहुआ है। तरह तरह के, भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के शरीर की उनकी आकार रचनाएं हैं। अब विधि से बड़ा कुम्हार, विद्या ब्रह्मा जी से कुमार कैसे बड़ा? कुम्हार, कुम्हार और कुम्हार, कुमार माने होता है बेटा, और कुंभहार यानी कुंभकार, जो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता है वो होता है कुंभकार यानी कुम्हार, इसको बोलते हैं कुम्हार। तो कुम्हार जब अपने मिट्टी के बर्तन बनाता है तो सभी बर्तन एक आकृति में बनाता है। जिस आकार का बर्तन वो बनाएगा, चाहे वो सराई बनाए या उसका डब्बू बनाए या छोटे से छोटे छोटे दीपक बनाए या बड़ा दीपक बनाए, जिस आकार का बनाएगा वो, जो चीज़ बनाएगा वो एक निश्चित आकार में बनाएगा। इसलिए
एक कहावत है कि विधि से बड़ा कुम्हार। तो विधि यहाँ ब्रह्मा जी भी हो गए। विधि, कानून को भी विधि कहा जाता है। लॉ को बोलते हैं लॉ, उसको भी विधि कहा जाता है। तो यहाँ मैं आपको इसके और अन्य हिंदी के जो अर्थ हैं वो दे रहा हूँ। अनुकूलता, और प्रणाली। व्यवस्थित आदि ढंग से प्रणाली। इस तरीके से आपका ये 11वां प्रश्न चल रहा है। 11वें प्रश्न में ग खंड ग है। ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। एक आपको वाक्य दिया गया होगा, उसके लिए आपको एक शब्द चॉइस करना है कि ये शब्द इसके लिए सही है। शब्द है हमारा यहाँ पर, एक वाक्य है जो हमारा वो है, जो आंखों के सामने हो। इसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, उसमें आपको ऑप्शन का चयन करना है। नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, और प्रत्येक आंख। इसमें आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। सही ऑप्शन इसका होगा प्रत्यक्ष। तो आप भी इसका प्रश्न 11 ग डालकर उत्तर लिख दें प्रत्यक्ष। प्रश्न नहीं करना आप, सिर्फ आपको इसका उत्तर ही लिखना है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है, गा का सेकंड है, जानने की इच्छा रखने वाला। जिसको और अधिक जानने की इच्छा हो कि साहब इसको भी जान लें, इसको भी समझ लें, और कुछ मिले सीखने को, उसे बोलते हैं जिज्ञासु। जिसकी जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासु होता है, ना कि जानकार। जानकार तो वो जानकार है ही है, ज्ञानी तो परम ज्ञानी है ही है। और बुद्धिमान, बुद्धिमान अलग शब्द है, बुद्धिमान चीज अलग है, और जिज्ञासु शब्द अलग है। जिज्ञासु मतलब और जानने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। अब इसका घ, 11वें का घ है। इसमें आपको वाक्य शुद्ध करने होंगे। जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। मैं इसको लिख के समझाऊंगा, आप तो ऐसे समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें 2 आपको वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। तो पहला हमारा वाक्य है, देखिए जो मैं काले पेन से लिख रहा हूं वो अशुद्ध है, इसको मैं ब्लू पेन से लिखूंगा वो शुद्ध होगा। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं। अब ये वाक्य हमें दिया है, अब इस वाक्य को हमें शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने में देखिए, तुम तो तुम वैसा ही रहेगा, तो को खत्म करो, तो को नहीं लिखना है। तुम कुर्सी पर बैठे हो। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। छोटे मार्जक वाक्य तो मैं वीडियो आपको बना के दूंगा आपको। ये आपका इंटर से लेकर पुलिस, पीसीएस, एसएससी, जीडी सभी परीक्षाओं में आते हैं। दूसरा है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। दूसरा है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं।
अब देखने से और पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है कि इस वाक्य में कहीं कोई कमी होगी, किंतु कमी है इसमें। इस वाक्य में थोड़ी तो कमी है। उस कमी का हमें देखना है, कमी इसमें क्या है। देखिए, कमी इसमें बिल्कुल छोटी सी है। इस सरोवर में अनेक, ना कि अनेकों, अनेक कमल खिले हैं। अनेक कमल खिले हैं। हो गया सही। तीसरा है हमारा इसमें ऑप्शन, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। भाग लिया है। अब ये है, इसमें हमें शुद्ध करना है। इसको हमें शुद्ध करना है। तो देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कुछ शब्दों को लिखने में मिस्टेक की जाती है। कुछ कर्मवाचक शब्द होते हैं, कुछ कर्तावाचक वाक्य होते हैं, उनको वहाँ सुधारा जाता है। तो इस बारे में आपको मैं विस्तार से वीडियो बना के दूंगा, इसको आप आसानी से समझें। फिलहाल आप अपने पेपर को समझ लीजिए। तो इसका है, सम्मेलन सम्मेलन में, सम्मेलन देखिए क्या है। सम्मेलन, सम्मेलन सामूहिक विवाह सम्मेलन नहीं है, कवि सम्मेलन है। सम्मेलन का अर्थ यहाँ कवि सम्मेलन से है। कहीं भाई कवि सम्मेलन हो रहा है तो वहाँ कवियों ने और कवित्रियों ने भी भाग लिया है। तो बताने वाले ने जो लिखा है, उसने भी बताया या कहा, उसने कहा सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। कवित्री नहीं है यहाँ। इस शब्द का लिखने का तरीका गलत है बस, और पूरा वाक्य बिल्कुल सही है। सम्मेलन में कवित्री, कवियत्री, कवित्री ने भाग लिया है। बस ये है इतना। ये इतना है, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। इस प्रकार से ये आपका 11वां प्रश्न हो जाएगा। 12वां प्रश्न का खंड है, ये आपके एक एक नंबर के आएंगे। दो हैं, दो करने आपको, तो दोनों एक एक नंबर के आएंगे। इसको यहां से हटा दो। दो नंबर आपके ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपका 2 नंबर का प्रश्न है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण। पहले प्रश्न को ठीक से समझना है कि प्रश्न हमसे क्या कह रहा है और हमसे कितना क्या पूछा गया है, उतना ही जवाब दें, फिजूल ना लिखें।
वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण, अथवा परिभाषा लिखिए। या तो आप परिभाषा लिखें, वीर रस की लिखें या हास्य रस की लिखें। या तो आप परिभाषा लिखें, चाहे वीर रस की हो या वो हास्य रस की हो, तो आपको उदाहरण नहीं देना है, ना आपको उसका स्थायी भाव बताना है, बस केवल आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। 2 अंक आपके पक्के। यदि आप परिभाषा नहीं लिख सकते हैं तो वीर रस या हास्य रस किसी एक रस का आपको स्थायी भाव बताना होगा, आपको स्थायी भाव बताना होगा और उसका उदाहरण भी आपको देना होगा। तो ये वीर रस, हास्य रस, इन सभी रसों के मैंने आपको अलग एक एक वीडियो बना के दी हैं अलग से। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, उसके बाद है श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण बताइए। लक्षण या परिभाषा, पहचान, समझिए इसको भी। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, 2 अलंकारों में से किसी एक अलंकार की आपको लक्षण बताना है या परिभाषा बतानी है या अथवा उदाहरण देना है। आपने अगर उदाहरण दे दिया तब भी आपका 2 नंबर का यह पक्का हो गया। उसके बाद दोहा अथवा सोठा। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। देखिए, दोहा की परिभाषा आपको पता ही है, लेकिन इसमें परिभाषा नहीं पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण, मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। परिभाषा ही है। देखिए, दोहा के पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोठा दोहे का ठीक उल्टा होता है। दोहे का उदाहरण है कबीरदास जी के दोहे बहुत हैं, कोई सा भी लिख दीजिए आप। सतगुर हम सु रीझ करे, कहा प्रसंग बरसा बादल, प्रेम का भीज गया सब अंग। या ये लिख दीजिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। बहुत दोहे हैं कबीरदास जी के। अच्छा, बात करते हैं सोठा की। सोठा दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका उदाहरण है, रहमन मोय न सुहाय, अमी प्यावत मान बिनु। रहमन मोह न सुहाय, अमी प्यावत मान बिनु, प्रेम सहित मरबो भलो, जो देत बिस बुलाए। रहीमदास जी का लिखा हुआ है ये दोहा। उसके बाद फिर आपका बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है आपको। यह आपका 6 नंबर का होगा। या अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, यह आपको लिखना होगा। प्रश्न संख्या 14 प्रश्न है आपके इसमें 100 अंक के लिए। 14 है कि 15 है, देखते हैं अभी। हाँ, 14 ही प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखें। तो अपनी भाषा शैली का मतलब ये नहीं है तो आप अपनी ठेठ भाषा लिख दो, अपने शब्दों में निबंध लिखना आपको। 9 अंक का होगा ये। इन 9 अंकों में आपको इसमें 4-5 ऑप्शन दिए जाते हैं,
उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ये तो मान लो इम्पोर्टेंट ये है, देश में बेरोजगारी की समस्या। ये तो मुझे लगता है ये खत्म होनी नहीं है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे बेरोजगारी समस्या बढ़ती जा रही है। या इस तरह से कह लें, जितना समय देश को आज़ादी मिले हुआ है, या देश की आज़ादी को जितना समय बढ़ रहा है उतनी ही बेरोजगारी की समस्या आगे बढ़ती ही जा रही है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं, चली जाती हैं, फिर नई सरकारें आती हैं, किंतु बेरोजगारी की समस्या का समाधान किसी के भी पास नहीं है कि बेरोजगारी को वो खत्म कर सके। आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या को लेकर एक दो लाइनें मैं आपको बता दूं। नए नए चेहरों में जिहादी का जुनून, नए नए चेहरे में जिहादी का जुनून, क्या खूब स्वागत है 21वीं सदी में, क्या खूब स्वागत है 21वीं सदी का, मौत की स्याही से लिखा जाता है सुकून। इस तरीके से कुछ लाइनें हैं। वृक्षारोपण का महत्व, ये भी आपको बताना है, इसको भी आप निबंध लिख सकते हैं। अथवा विद्यार्थी और राजनीति, इसका भी आप निबंध लिख सकते हैं। देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, इस संबंध में भी आप निबंध लिख सकते हैं। आतंकवाद का जो मैं बता रहा था कि शायरी है, इस शायर की लिखी हुई है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। मजहब के नाम पर आदमियत का खून, मजहब के नाम पर आदमियत का खून, नए नए चेहरों में जिहादी का जुनून, क्या खूब स्वागत है 21वीं सदी का, मौत की स्याही से लिखा जाता है सुकून। मजहब के नाम पर एक दूसरे के गले काटे जा रहे हैं, एक दूसरों को मारा जा रहा है। नए नए चेहरे मतलब छोटे छोटे बच्चों हैं, कम उम्र के बच्चों को बहलाया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से ये आतंकवाद को बढ़ावा देना ही होता है। आप इसकी चिंता ना करें, आप अपने प्रश्न के पत्रों की चिंता करें, अपने एग्जाम की तैयारी करें, और जो भी हो, आपको और अधिक जानकारी चाहिए चैनल पर कमेंट करें, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। आप सभी लोग सफल हो, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।